हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आज के इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने वाले हैं उनका नाम है हरिओम गैंगवार सर। वो लखनऊ की फेमस गैंगवार इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। तो सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने एक टीचिंग प्रोफेशन चूज करके गैंगवार इंस्टीट्यूट तक का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और मतलब ये जो जर्नी शुरू हुई है बहुत मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता था और फिर डॉक्टर से कैसे टीचर बन गया, तो बहुत बड़ी कहानी है। तो 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ MBBS में, और मैं यहाँ पर जो अपना लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है KGMC, यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो जो फर्स्ट ईयर में मैं था तो उस समय जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे ऐसे जो तैयारी के समय में जैसे मैं सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये रीजन समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस समय बच्चे ऐसा थे कि कई साल तैयारी करते थे। अब तो समय खत्म हो गया, वरना मेरे समय करीब 10-10 साल लोग तैयारी करते थे MBBS करने के लिए। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम खाली था, तो बच्चों ने कहा कि भैया आप कॉलेज में हैं और थोड़ा सा शाम को टाइम निकाल के मुझे पढ़ा दीजिए। तो फिर मैंने वहीं से पढ़ाई की शुरुआत हुई। तो उस समय जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ बच्चे उसमें थे, मतलब 8-10 बच्चे थे, उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और उन बच्चों को अच्छा लगा। और अच्छा बस मैंने ये नया तरीका किया था कि उस समय कोई NCERT नहीं पढ़ाता था। ये 2010-11 की बात है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था लखनऊ में। तो उसमें कोई NCERT फोकस नहीं करता था। मैंने NCERT पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को बहुत पसंद आया, तो वहीं से शुरुआत हो गई। फिर 2012 से हमने इस कोचिंग को स्टार्ट किया, गैंगवार इंस्टीट्यूट को। तो फिर वहां से 2012 में करीब 200 बच्चों को मैंने पढ़ा, उसमें से 25 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हो गए। तो वहीं से कोचिंग की शुरुआत हो गई। तो सर बहुत लोग जानते हैं कि आप पहले मतलब आपने MBBS किया हुआ है, बट सर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लॉकडाउन के बाद से शिफ्ट हुई है, उसमें सर आपको किस फील्ड में ज्यादा अच्छा लगता है कि पढ़ाने में, या ऑनलाइन में आपको ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ऑफलाइन में? आप प्रेफरेंस आपकी ज्यादा किस में होती है? देखिए, जो ऑफलाइन मेथड होता है वहां पर बच्चों से इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो पाता है। बच्चा अपनी प्रॉब्लम जो है सामने लाके पूछ सकता है, हम बच्चे को देख सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि वन वे इंटरेक्शन होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे की समझ में आया, बाद में हमने डाउट सेशन रखा, उसे पूछना को होगा तो पूछ लिया। ऑफलाइन में थोड़ा सा बच्चे को हम देख पाते हैं, उसके चेहरे को देख के टीचर एक समझ पाता है ना कि बच्चे की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आपका चेहरा हम देख के बता सकते हैं कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर होता है। ऑनलाइन के अपने थोड़ी बेनिफिट होते हैं कि रिकॉर्डेड रहता है, तो बच्चा जब चाहे चीज को रिवाइज कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि अब 2 साल लॉकडाउन जिस तरीके से रहा, अब बच्चा अगर मोबाइल देखता तो बच्चों की आंखें वीक हो गई। और फिर वो ऑनलाइन में एक दिक्कत ये भी ना कि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, फिर वहां से कुछ और चीजें देखने लगा, शिफ्ट हो जाता है ना बच्चे का, कि वो पढ़ाई करते करते बोर होगा तो उसने कहा चलो मोटिवेशन ले लेते हैं, या फिर कुछ और देखने लगा। तो उसमें जो पढ़ाई है ना उसकी डिस्टर्ब होती है। जबकि ऑफलाइन में क्लास में आप बैठे हो तो टीचर की बात तो सुनोगे ही, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन क्लास में आप अगर 1.5 घंटे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। सर अगर एक स्टूडेंट है जैसे कि वो बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख के इंस्पायर होता है या फिर सेलिब्रिटीज को फॉलो करता है, बट आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को किन चीजों को फॉलो करना चाहिए या फिर किन लोगों को उसके से इंस्पायर होकर अपने मतलब स्टडी पे फोकस करना चाहिए? आप देखिए, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो होता ही है। जैसे आपकी लाइफ में भी होगा, मेरी लाइफ में होता है। हर कोई पर्सन कोई किसी टीचर से हो सकता है, कोई किसी क्रिकेटर से, किसी को विराट कोहली पसंद होता तो उससे इंस्पायर्ड हो जाता है, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता हो। तो सबका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट हम देखें तो स्टूडेंट को मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोअर लेवल से उठ के और बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मतलब जिनके पिताजी खेती करते थे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब थे और वो यहाँ तक अगर पहुंच पाए तो अपनी मेहनत के दम पे पहुंच पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इनको पहली चीज तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया हो गया या ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई फोकस करना चाहिए। और जहां तक हम अपने अगर सिलेबस की बात करें तो NCERT एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको जरूर करना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल सर। सर जो आपका इंस्टीट्यूट है इसकी काफी ब्रांच है, हमने सुना है। जी, तो सर अगर कोई बाहर से स्टूडेंट आ रहा है तो वो आपसे किसके थ्रू जो है जुड़ सकता है, क्या है आपकी? तो ऑनलाइन से जुड़ने के लिए हमारे पास हमारा चैनल है गंगवार EIDL इंस्टीट्यूट। वहां पर करीब 1,25,000 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अपना ऐप है, नीट बूस्टर ऐप है,
तो वहाँ से बच्चे जुड़ सकते हैं। नीट अभ्यास ऐप अपना है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे अपना चैनल बना हुआ है, तो वहाँ से बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो हमारा YouTube चैनल, वहाँ पे हमने सारा कंटेंट, जितना भी हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, ये सारा कंटेंट वहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने दे रखा है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, वो वहाँ से भी जो जैसे बायो के 38 चैप्टर्स होते हैं, तो सारे 38 चैप्टर वहाँ पे बच्चे को मिल जाएंगे। सर जैसे कि एजुकेशन प्रोसेसर में सर तो बहुत लोग हैं, लेकिन सर एक होता है कि कुछ क्वालिटी होती है टीचर की या फिर उनके इंस्टीट्यूट की, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। तो सर आपने क्या ऐसी सुविधा दी है या फिर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से लखनऊ में स्टूडेंट ज्यादातर प्रेफर करते हैं आपके इंस्टीट्यूट को? तो ये तो बच्चे ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा। बच्चों से थोड़ा सा आप बात करिएगा। वैसे जैसे हम लोग मेनली फोकस करते हैं, जैसे चूंकि देखिए टीचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जिसने कभी तैयारी नहीं की, जिसने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, एग्जाम को बीट ही नहीं किया, एक तो वो पढ़ाता है। और जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम को बीट किया। हमारे यहाँ ज्यादातर टीचर जो है इंजीनियर डॉक्टर ही हैं, इसलिए नाम है गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट। हम इंजीनियर डॉक्टर बनाते भी हैं और इंजीनियर डॉक्टर हमारे यहाँ है ही है। टीचिंग में 7 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, जिनमें मैं MBBS किया हूँ। डॉक्टर अनुराग पांडे सर हैं, इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद सर हैं, है ना, अर्पित गुप्ता सर हैं। ये सब लोग मतलब जिन्होंने जो मेडिकल फील्ड्स हैं, तो जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको एक स्ट्रेटेजी पता है इस चीज की कि एग्जाम में कैसे बैठना है, एग्जाम कैसे देना है, क्या पढ़ना है। और सबसे जरूरी चीज ये होती है कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चा पढ़ तो बहुत लेता है, लेकिन वो फिर रिवीजन नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है कि हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं। जितना बच्चे को कंटेंट चाहिए उतना ही कंटेंट उसको प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। रेगुलर टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं। जो हम लोगों ने डाउट काउंटर का एक सेशन बना रखा है, यहाँ से बाहर आप देखिएगा डाउट काउंटर बने हुए, यहाँ पे टीचर बैठते हैं, बच्चे उनसे आके पूछते हैं क्वेश्चन। ये सब फैसिलिटी ज्यादातर जगह नहीं मिलती है। टीचर ने अपना पढ़ा दिया, उसका बच्चा अपने घर चला गया। हम यहाँ पर एक हमने नया काम इस बार ये भी शुरू किया कि हम बच्चे को होमवर्क देते हैं। एकदम से नर्सरी बच्चे को दिया जाता है ना कि ये होमवर्क करके लाना, फिर कॉपी चेक करनी। ये भी इस बार हमने स्टार्ट किया है कि बच्चे को होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क अगले दिन चेक किया जाता है। तो ये कुछ नई चीजें हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी कुछ चीजें बेहतर करेंगे। जो सर बहुत सारे गांव से, इलाके से आते बच्चे यहाँ पे रूम लेके पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि मतलब हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते, फिर भी वो बच्चा आता है। तो सर क्या आपके यहाँ कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फीस में कंसेशन करते हैं। और लास्ट ईयर हमने एक NSC प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, नीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो उसमें हम 1000 रुपए ले रहे हैं और बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो उसको 24,000 रुपए पे करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चे को दी जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जितनी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फीस में भी कंसेशन किया था कि कम से कम पैसे के लिए किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सर एक टीचर ही एक स्टूडेंट को सबसे बेहतर समझ सकता है सर। तो अगर हम आपसे पूछे सर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट आप किसे देखते हैं या फिर किस बच्चे को आपको लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल है, तो उसकी आपकी क्या परिभाषा होगी सर? सक्सेसफुल स्टूडेंट मतलब जो बच्चे ज्यादातर सफल होते हैं। मैं क्लास में कहता हूँ कि 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। तो टीचर पे बच्चे को विश्वास होना चाहिए कि सर जो मुझे पढ़ा रहे हैं यही मुझे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को विश्वास नहीं कर पाते हैं, फेथ उनके अंदर नहीं। वो सोचते हैं चलो ये भी पढ़ लें, यूट्यूब पे आजकल इतना कंटेंट पड़ा हुआ है ना, तो बच्चा डाइवर्ट होता है कि चलो ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में जब हो जाता है तो अब चूंकि इतने सारे वीडियोस उन्हें देख रखे हैं, लेकिन वो समेट नहीं पाता है। दूसरा ये कि थोड़ा सा फेथ और थोड़ा सा पेशेंस। मतलब देखिए बहुत 2 साल बीच में ऐसा हुआ कि लॉकडाउन रहा, बच्चे को ऐसे प्रमोट कर दिया गया, एग्जाम भी नहीं देना पड़ा बच्चे को, तो बच्चे ने बेसिक ही नहीं सीखे ना। तो अब जब बच्चा नया आता है तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। तो 2 चीजें मैं बच्चे से कहता हूँ कि आपको टीचर पे अपना जो विश्वास होना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए कि धीरे धीरे हम चीजों को सीख जाएंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, और जो हमारा एम है डॉक्टर इंजीनियर बनना उसको हम हासिल कर लेंगे। सर ऐसा कभी आपको फैमिली वाले नहीं बोला कि है डॉक्टर आप MBBS किया फिर आप पढ़ाने के प्रोफेसर चले आए, ये फैमिली की ओर से या फिर कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब और ये भी मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, MBBS किया, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में आ गए। लेकिन अब अगर आ गए तो इसमें फिर मन लगा के काम कर रहे हैं, और कई सारी बुक भी लिखी हैं, है ना, और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर डॉक्टर होते तो वो भी काम ईमानदारी से ही करते हैं। सर जैसे बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है,
जो सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो देखा जाता है सर कि मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं मतलब कि डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका हेल्थ खराब हो जाता है। तो सर ऐसे स्टूडेंट के आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास कोई और भी चांस है, या फिर क्या एडवाइस उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब देखिए मेडिकल फील्ड ऐसा है जहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही है, इसके अलावा बहुत सारे और बीएचएमएस, बीएमएस और आजकल जो नर्सिंग के कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं। मतलब नर्सिंग जो कोर्स है वो अब नीट में इंक्लूड भी कर दिया गया इस बार से। तो जो नर्सिंग के कोर्सेज हो गए या फिर जो जैसे बैचलर कोर्सेज हो गए फिजियोथेरेपी के हो गए या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्सेज हो गए, तो ऐसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इसी फील्ड से रिलेटेड है। मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है नीट के लिए वो बाकी चीजों में भी काम आता है। तो अगर एमबीबीएस में आप, क्योंकि कंपटीशन है वाकई में यहाँ पर 720 मार्क्स में करीब 600 मार्क्स बच्चे को लाने पड़ते हैं। करीब 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 80,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब 15 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो एक बड़ा ऐसा पोर्शन है जहां पर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। टाइम भले थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और जितना टाइम आप इस चीज में लगा रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसका नंबर कितना आ रहा है, अगर उतना टाइम आप पढ़ाई में लगाएंगे तो डिप्रेशन आपको कभी होगा ही नहीं। डिप्रेशन कब होगा? जब सोचने के लिए आपके पास टाइम होगा ना। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि आप इतनी पढ़ाई करो ना कि आप बिस्तर पे जाओ तो केवल नींद आए, आपको वहां पर थॉट ना है, विचार ना है कि अब लेटे तो दिमाग विचार आ रहा है कि क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये थॉट नहीं आने चाहिए। मतलब डिप्रेशन वैसे तो ये एक ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको ऐसी समस्या होती नहीं। डिप्रेशन तो एक बीमारी है। तो मतलब बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, हम कह सकते हैं कि जब वो क्वेश्चन नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हम लोगों ने इसीलिए डाउट काउंटर बना रखे हैं सुबह से शाम तक, कि बच्चा जब भी चाहे कोई टॉपिक नहीं समझ में आए क्लास में, आप 1 घंटे टीचर के पास बैठ के पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए आप। तो टीचर के साथ अगर थोड़ा बच्चे को ऐसा कभी लगता है कि उसका थोड़ा सा मोरल डाउन हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको लगता है कि वो डिप्रेस हो रहा है, अपने टीचर से आके जरूर बात करें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे डायरेक्टली आप ये मिलो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें और अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। और सर अगर हम सिलेक्शन की बात करें कि आपके इंस्टीट्यूट से काफी सिलेक्शन होते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में आपने जब से अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया सर, तब से कितने बच्चों को लगभग आपने सिलेक्शन दिया? जैसे मैंने बताया, पहले साल हमने स्टार्ट किया था करीब 25 बच्चे सेलेक्ट हुए, उससे अगले साल करीब 60 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए और फिर करीब 100, इस बार तो करीब जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के करीब 271 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो अगर शुरुआत से अभी तक देखा जाए तो करीब मुझे लगता है कि 2000 के आसपास, 2500 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हो चुके होंगे। और सर जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपसे ही सर से पर्सनली मिलके सर क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब या पूछे, लेकिन आपकी सर फैकल्टी और भी वो भी देखती है डॉक्टर से, लेकिन सर आप में बच्चों को इतना इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या करेंगे? बच्चे कैसे आपसे मिल पाएंगे? तो बच्चे तो मिलते ही रहते हैं, मतलब मैं तो यहीं पे रहता हूँ। नहीं सर, आपका ये डिमांड रहती है कि मतलब सर डाउट क्लास में भी सर से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। हाँ, लेकिन बात ये भी ना कि जैसे बायो में मुझे लगता है उतना डाउट होता भी नहीं बच्चे को। जैसे मैं बायो देख रहा हूँ तो बायो में उतना डाउट होता भी नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा बच्चे को, चूंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वहां पे ज्यादा डाउट होता है। और बाकी ये ऑफिस है, यहीं पे डाउट काउंटर मेरे ऑफिस के सामने ही है, तो बच्चा वहां ही पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे सर अगर हम पूछे तो आपके इंस्टीट्यूट का आगे का मतलब टारगेट क्या है? क्या आपकी नई नई चीजें करने वाले हैं? हाँ, अभी जैसे हम लोगों ने बाराबंकी में एक नया स्टार्ट किया स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो वहां पर बच्चे को स्कूल के साथ में ही कोचिंग मिल जा रही। मतलब अभी तक क्या हुआ करता था, बच्चा पहले स्कूल जाता था, सुबह स्कूल जा रहा, शाम को कोचिंग जा रहा, तो बच्चे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसका ना एकेडमिक अच्छा हो रहा है, ना ही कॉम्पिटिशन अच्छा हो रहा है। अभी हमने क्या किया, स्कूल के साथ में उसको कंपटीशन की तैयारी भी हमने कराना स्टार्ट किया। तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है और कई जगह पे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ नई चीजें हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने जो नीट का एग्जाम उसको कैसे और आसान बनाया जाए बच्चे के लिए, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर एक सक्सेस होने के लिए सर कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत जरूरी है। तो सर स्टूडेंट जो होते हैं चाहते हैं कि मतलब हाँ पढ़ लिया, हो गए सिलेक्शन, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होता रहे, बट स्ट्रगल जैसे कहते हैं कि जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है उसके पीछे स्ट्रगल बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सर स्टूडेंट क्या इसमें समझे कि मतलब नहीं, जिससे मैंने कहा कि भाई देखिए, सफलता अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी बात ये कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चे को लगता है कि तुरंत सारी चीजें हो जाएं,
मतलब आज से हमने पढ़ाई शुरू की है और हमें सारी चीज समझ में तुरंत आ जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं किया सकता। मैं भी जहां तक पहुंचा हूँ, मेरे पिताजी खेती करते थे, किस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो एफर्ट करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बस एक सबसे जरूरी बात यह है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता, कुछ भी मेहनत करके आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मैं बन पाऊंगा या मुझे टीचर बनना, लेकिन अपना काम हम करते रहे तो फिर डॉक्टर भी बन गए, टीचर भी बन गए, ऑथर भी बन गए, है ना। तो बस अपना काम ईमानदारी से करें और पूरी मेहनत से करें। मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए पूरे इतिहास में या जो आपके आसपास हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बिना मेहनत के वहां तक पहुंच गया हो। उसी को लोग याद करते हैं जो मेहनत करके पहुंचता है, जिसको शुरुआत से सजा की चीजें मिली, उसको लोग याद भी तो नहीं करते हैं, है ना। जी सर, लास्ट में हमारा एक और क्वेश्चन है कि सर आप हमारे व्यूअर्स और यूथ को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज रहता है कि अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए हर एक इंसान जो है ना, जैसे हम लोग को क्या लगता है, जो बायो नहीं पढ़ते उनको लगता है कि किसी का दिमाग ज्यादा अच्छा है, किसी का दिमाग नहीं अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, पता है आपको। सबका ब्रेन एक ही साइज का है। ये दिखने में भले किसी बड़ा है किसी छोटा, लेकिन सबके ब्रेन का जो साइज है ना 1450 सीसी है। ये जैसे नहीं बाइक होती है 220 सीसी, पल्सर 150 सीसी की, मारुति 800 सीसी की, वैसे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी 1450 सीसी की। समझो मारुति 800 से भी ज्यादा है और ये सबके पास है, इतनी कैपेसिटी सबके पास है। मतलब दुनिया में जितने इंसान है सबकी कैपेसिटी इतनी ही है। तो फिर कुछ लोग अच्छा क्यों कर पाते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको कितना यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके दिमाग में कभी आता है कि आप कमजोर हैं, या आप ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो रहता है कि मैं गोरा होता, कि मैं लंबा होता, लोग इसी में इंडिया में एक मेंटेलिटी इस चीज को लेके भी है ना, क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाएगा ना फेयर एंड लवली का, क्यों बच्चे इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था कि काश हम गोरे होते हैं। लेकिन जबकि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गोरे हैं, आप लंबे हैं, या बौने हैं, या पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपके पास जो ऊपर वाले ने आपको पावर दी है, जो आपको ब्रेन दिया, आप उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को कभी कम मत समझें। आप अगर मेहनत करेंगे तो किसी भी फील्ड में, केवल डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बनने की बात नहीं, किसी भी फील्ड में कोई अगर यूट्यूबर भी है तो उसके पीछे उसको पता है कि कितना एफर्ट करना पड़ता है। हमें भले दूर से लगता है कि अच्छा 2 मिनट की वीडियो बनाने में कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन जो ये काम करता है उसको पता है कि इस वीडियो को बनाने में हमें उसके पीछे कितना काम करना पड़ा, फिर कितनी एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर वो 2 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, ये उसी को पता है। तो मेहनत से आप हासिल कर सकते हैं, बस अपने आप पे विश्वास रखिए आप और अपना काम ईमानदारी से करिए। थैंक यू सर हमारे सभी सवालों का जवाब देखने के लिए। आशा है कि आप लोग इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने वाले हैं वो लखनऊ की बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट गैंगवार इंस्टीट्यूट के को फाउंडर पुनीत सर हैं। तो आइए आज उनकी शख्सियत और उनके इंस्टीट्यूट के अब तक के सफर के बारे में बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर हमारा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक टीचर होते हुए एक गैंगवार इंस्टीट्यूट तक का सफर आपने कैसे तय किया? कोई भी संस्थान हो गंगवार या डीआर तक पहुंचने का सफर जो है, जो शिक्षण संस्थान है वो सब टीचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, तो वो ज्यादा सफल होते हैं। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन मेनली बाजार में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, एक मैनेजर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी टीचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो टीचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोग बच्चों के वेलफेयर, बच्चों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उस पर मेनली काम करते हैं। उनकी जो सुविधाएं हैं उनके कैसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाया जा सके, बिकॉज हमने 20 साल अपनी टीचिंग में काम किया है। हजारों बच्चों को IIT, हजारों बच्चों तक को मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने पहुंचाया, MBBS दिलाया। तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, कहाँ बच्चा डेविएट हो जाता है, उन सबसे बचाने का प्रयास करता है। सर ये जो टीचिंग प्रोफेशन है आप ये कैसे चूज किया कि सर डॉक्टर इंजीनियरिंग आप तो बना रहे लोगों को, बच्चों को, लेकिन आपने वो प्रोफेशन चूज करके अपना जो प्रोफेशन टीचिंग का क्यों आपने चूज किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये परिस्थिति मैं भी और डॉक्टर हरिओम गंगवार दोनों इसमें बाय चांस आए। हाँ, लेकिन बहुत दिन तक बाय चांस नहीं रहे, इसको तुरंत चॉइस बना लिया। मेरे अपने शुरुआती मैं जब व्हेनेवर आई वाज इन माय बीटेक सेमेस्टर 2nd ईयर,
तो मैंने सोचा कि भाई मुझे अपने फादर अपने मदर की कुछ लाइबिलिटीज को कम करने के लिए मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। जब पढ़ाना चालू किया तो बच्चों को अच्छा लगने लगा, और जब बच्चों को अच्छा लगने लगा तो मुझे लगा कि अभी बाई चांस नहीं होना चाहिए, इसमें चॉइस आ जानी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने सब कुछ दिया, आगे धीरे धीरे सफल होते चले गए। सर जैसे कि लॉकडाउन की बाद से कुछ क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, बहुत से जो टीचर थे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आपका भी है, ऑनलाइन भी आपके क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन चलते हैं, बट एक टीचर की प्रेफरेंस है अगर हम लोग देखें तो आपको क्या बेस्ट लगता है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? बेस्ट तो कोई भी है, जितना आंख से आंख डाल के। टीचर की सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस होता है जब बच्चे की आंख में, क्योंकि बच्चे से हर बार नहीं पूछा जाता है कि आपको समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। एक फेशियल एक्सप्रेशन पकड़ता है पूरी क्लास में कि आपको बात पकड़ में आई या नहीं आई। बच्चा कहता है सब पकड़ में आ गई, चेहरे से ही बनता है। तो वो ऑनलाइन में उसकी बाध्यताएं हैं, लेकिन ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं। भाई बलिया, बनारस, गोरखपुर जहाँ बच्चा हमारे पास नहीं आ सकता है या लिमिटेड संसाधन है, भाई लखनऊ जैसे शहर में आता है तो उसके पास उसको हमारी संस्थान की फीस, चूंकि वो प्राइवेट संस्थान है और यहाँ रहने खाने पूरे साल भर का एक बड़ा खर्च होता है, जिसको हो सकता है वो वहन न कर पा रहा हो। तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन भी अच्छा है। सारी, चूंकि हम लोग सारी डॉक्टर हरिओम गंगवार सर का विजन यही है कि उनको हमेशा ये लगता है कि जो बच्चा रूरल एरियाज का है, आज के सीमित संसाधनों तक सीमित है, तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाई जाए। उन्होंने बहुत ही बड़ा सेटअप पूरा बनाया कि भाई ऑनलाइन ऐसे कैमरा वगैरह और सब चीजें सुविधाएं दी। हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी खासी है हमारी। और सर जैसे कि यूथ जो है सर, हमारा जो नए यूथ आ रहे हैं, वो सर बहुत सारे फिल्म स्टार से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। कुछ होते हैं कि पॉलिटिशियन से होते इंस्पायर होते हैं, तो सबका एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर सर अगर हम जानना चाहें कि हमारे सर जो हैं, जो हम लोग को सिखाते हैं पढ़ाते हैं, वो किन से आप लोग इंस्पायर होके आए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग की इंस्पायरेशन कहाँ से मिलती है? हम लोग देखिए, होता है क्या है, मध्यम वर्गीय परिवारों से, जहाँ पे मदर फादर ही मतलब बड़ी मुश्किल से कैसे पढ़ाया उन्होंने, तो हम लोगों की तो इंस्पिरेशन इसी बात की थी कि मेरे मदर फादर ने किस परिस्थितियों में हम लोगों को पढ़ाया है, अपना पेट काट के पढ़ाया, तो उसको हम कभी भी निराश न होने दें। सारी इंस्पिरेशन वहां से थी। हाँ, रोल मॉडल हो सकते थे, कोई रिश्तेदारी या कोई मोहल्ले का बच्चा या भाई जो है वो कहीं सफल हो गए तो सुनते रहते थे कि भैया वो IIT चले गए हैं, वो फलाना चले गए हैं, MBBS करने चले गए हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हम लोग भी यहाँ तक पहुंच गए। और सर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट आप इसे देखते हैं, किस स्टूडेंट को आप देखते हैं कि हाँ ये एक बेहतर या सक्सेसफुल स्टूडेंट आप मानते हैं? एक क्राइटेरिया आपकी क्या है? देखिए, एग्जाम पास करना और सक्सेसफुल होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्जाम तो हो सकता है एक ऐसा स्टूडेंट भी पास करके आए जो सामाजिक रूप से सफल ना हुआ हो, तो सफल या सफलता का जो पैरामीटर है वो हमें समय के साथ बदलता जाता है। आज समय का पैरामीटर ये है कि भाई ये एग्जाम, जैसे मेरे पास बच्चे आ रहे हैं 12th पास होके आ रहे हैं, 10th पास होके आ रहे हैं, तो उनका अभी इंस्टेंट पैरामीटर है कि वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या JEE एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, उनको हो जाएगा मैं PG में सेलेक्ट हो जाऊं, वो मेरी प्राथमिकता हो जाएगी। तो सफल जो है, सफलता का दायरा समय और समय के साथ बदलता जाता है। तो मेरा मानना है कि जैसे क्रिकेट मैच में एंड बॉल पे ही सारे रन नहीं बनाए जाते हैं। 2020 का मैच चल रहा हो और आप सोचे कि 210 रन बनाने, तो 19 बॉल 5 गेंद बिता देने के बाद नहीं सोचता है। हर बॉल को मजे से जीना है, हर बॉल को पूरी तरह से एंजॉय करना है, तब जाके बात बनेगी। और सर बहुत स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट सिलेक्शन सर नहीं होता है, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो पहले आके कि किस किस कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और दो तरह के बच्चे होते हैं, जैसे एक बच्चा है जिसने पढ़ाई में कम ध्यान दे रहा है, तो उसके लिए तो बर्डन या बोझ, मतलब बर्डन लेना कि मुझे करना चाहिए, मैं पैनिक होना, परेशान होना, ये तो उनके लिए प्लस है। लेकिन ऑलरेडी एक बच्चा कभी कभी परफॉर्म नहीं कर पाता है ओवर बर्डन के कारण। वो सिंसियरली 10-12 घंटे पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज्यादा बर्डन लिए बैठा हुआ है कि उसकी प्रोफिशिएंसी उतनी अच्छी से निकल के नहीं आ पाती। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे अपने करियर या अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं ढंग से, तो वो कतई इस चीज को लेके मत परेशान हो कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
दैट मीन्स यू लॉस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दैट वर्क जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। आपका मजा लेना है, हर बॉल का मजा लेना है। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाने में आपको समय का मजा लेना है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे, बस। तो सर लास्ट में आप हमसे हम एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को और युवाओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को या फिर सर? एक बेहतर हिंदुस्तान बने और इंसान को इंसान समझे आप, ठीक है। समाज बहुत ही गैप बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जहां संभव हो लोगों से बात करें, लोगों को अपनत्व दिखाएं, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू में जब मैं 8th में था तो मुझे लगता था कि मैं IIT पहुंच जाऊं तो मेरी सफलता होगी। जब मैं IIT पहुंच गया तो मुझे लगा कि हाँ यही सब कुछ है। आज ईश्वर ने मुझे IIT पहुंचाने का काम दे रखा है। तो इसलिए मेरा तो बस इतना मानना है कि बस जो ईश्वर ने दिया है उसका हुनर का पूरा उपयोग करें। कभी कभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे हुनर होते हैं लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उस पर यूटिलाइजेशन करें प्रॉपरली और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने मदर फादर, माता पिता इस धरती के ऐसे प्राणी हैं जिनके केवल और केवल एक भाव होते हैं कि अगर उनको जरूरत पड़ जाए तो अपनी जान देके भी तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञ रहें और समाज के प्रति एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप मंगल ग्रह में नहीं रह रहे हैं, इसी समाज के भीतर रह रहे हैं और इस समाज में आपकी बहुत ही योगदान है आपका। थैंक यू सर, आपने हमारे सारे सवालों को जवाब दिया। ऐसा हमको लग रहा है कि स्टूडेंट या फिर और यूथ देख के इससे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच सर।